हेलो एवरीवन। इस कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है संजय सिंह और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्चुअल में कि वेब डेवलपमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेब क्यों क्रिएट किया गया था और वेब को किसने क्रिएट किया था, और हमने इस बात पे भी चर्चा किया था एक्चुअल में कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है ना। इन सारी बातों पे हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया है। और ये भी, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर बेल आइकन में दे रहा है, वहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम लोग ये बात करते हैं कि वेब डेवलपमेंट कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, वेब डेवलपमेंट को हमने मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, हाँ। और जो पहला हमारा पार्ट है वो हमारा फ्रंट एंड है, और जो दूसरा पार्ट है वो बैक एंड है, और जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, मेरा फुल स्टैक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड पे चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में फ्रंट एंड क्या होता है। देखो, इस फ्रंट एंड को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड। क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड क्यों? जैसे मान लो कि यदि हम इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो इस वेबसाइट के लिए हम क्या है, एक क्लाइंट साइड है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे विजिट करते हो तो आप उस रेस्टोरेंट के लिए क्या हो, एक क्लाइंट हो। वैसे ही इस साइट पे यदि हम विजिट कर रहे हैं तो इस साइट पे जहां क्लाइंट विजिट करते हैं, जहां यूजर विजिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये क्लाइंट साइड होता क्या है, तो कहेंगे वेबसाइट का वह पार्ट, है ना, वेबसाइट का वह पार्ट जिससे क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, वो पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? फ्रंट एंड कहलाएगा। तो वेबसाइट का वह पार्ट जिससे यूजर या क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रंट एंड कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इंटरेक्ट। क्या एक्चुअल में आपने कभी इंटरेक्ट की मीनिंग को समझा है कि इंटरेक्ट होता क्या है? चलिए इस बात को हम समझते हैं। इंटरेक्ट का मतलब ये होता है कि यदि हम वेबसाइट को कोई भी रिस्पॉन्स एक्शन कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे यदि हम कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वेबसाइट क्या करेगा, उस एक्शन के परफॉर्म होने पे हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा। रिस्पॉन्स सेंड कर इसका मतलब क्या, हमसे वेबसाइट इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि वेबसाइट का वह पार्ट जो क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रही होती है, तो वो पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? फ्रंट एंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं वेब ब्राउजर पे और वहां पे एक वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसके थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में फ्रंट एंड का पार्ट कौन कौन से होते हैं। चलिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ पे मैंने एक माई नोटबुक को ओपन कर लिया है। इस माई नोटबुक में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आइकन है और यहाँ पे एक नेविगेशन है, ठीक है, इस तरीके से, और एक लॉगिन बटन है ना। और आपको देखो यहाँ से क्रिएट नोट करके ऑप्शन मिला, एक बटन मिल रहा है। ये सारी चीजें जिस जिस तरह से आपको दिख रही है, इस वेबसाइट में जितनी भी पार्ट आपको दिखाई दे रही है वो सब किसका पार्ट है? फ्रंट एंड का पार्ट है। अब मैंने क्या किया, इस बटन पे जैसे ही क्लिक किया, ये हमारा टॉगल बटन है, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो हमारा थीम है वो डार्क मोड में चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो किस में हो गया? लाइट मोड में हो गया। तो क्या बताइए कि हम इस पेज पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या वेब हमारी रिस्पॉन्स दे रही है? हाँ, क्योंकि हमने एक्शन जैसे ही परफॉर्म किया तो वेब क्या कर रही है? हमें रिस्पॉन्स दे रही है। तो जब वेब हमें रिस्पॉन्स दे रही है मतलब हमसे क्या हो रही है? इंटरेक्ट हो रही है। तो वही कहा गया है कि वेबसाइट का वह पार्ट जो यूजर या क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? मेरा फ्रंट एंड कहलाएगा। ठीक है, आइए अब देखो, इस फ्रंट एंड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो इस फ्रंट एंड के अंदर जो मेन टूल्स है वो है एक HTML, CSS, और तीसरा क्या है? जावास्क्रिप्ट। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और CSS का जो फुल फॉर्म होता है उसका है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और तीसरा जो हमारे पास वो क्या है? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब आइए देखिए, अब भाई ये बात करते हैं कि एक्चुअल में ये HTML होता क्या है। तो HTML क्या होता है भैया? तो HTML का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनका यूज करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है? जैसे यदि ईश्वर ने हमें क्रिएट किया है तो सबसे पहले हमारा क्या बनाया था उन्होंने?
स्ट्रक्चर बनाया था। जैसे हमारे बॉडी का एक स्केलेटन्स है या हमारा जो कंकाल है, तो ये हमारा क्या एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। वैसे ही जब हम कोई भी वेब पेज या किसी भी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एचटीएमएल का यूज करते हैं। ठीक है। यदि हम उसी वेबसाइट का, जैसे हमने देखा था, यदि हम लोग इसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है। तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें एचटीएमएल सीएसएस जीएस सब कुछ ऐड किया गया है ना, इंटरेक्ट भी हो रही है। लेकिन अगर हमें इसके सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की जाए कि यदि इस वेबसाइट के अंदर से सीएसएस को रिमूव कर दिया जाए तो ये वेबसाइट हमें एक्चुअल में कैसे दिखने वाली। तो चलिए आइए इसको अभी देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट बटन है, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ठीक है। और आपको पता है कि यदि हम सीएसएस को ऐड करते हैं तो ये हेड के अंदर ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको क्या किया, डिलीट कर दिया। और मैंने जैसे ही इसको डिलीट किया, तो अब बताइए देख करके मेरे भाई, क्या ये वेबसाइट आपको अच्छी दिख रही है? नहीं। ये जैसा वेबसाइट अब दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो यही जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बनाना होगा हमें, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, एचटीएमएल का यूज करेंगे। एचटीएमएल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिनका यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब देखो जब हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सीएसएस पढ़ते हैं। सीएसएस का यूज कहाँ पे करेंगे, उसी स्ट्रक्चर में लेआउट्स को ऐड करने काम करेंगे। सीएसएस का यूज कब करेंगे, जब हमें उस स्ट्रक्चर में लेआउट्स को ऐड करना होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, सीएसएस का यूज करेंगे। एक्चुअल में लेआउट्स ऐड ही क्यों कर रहे हैं, वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है। उसमें डिजाइन को ऐड करने के लिए, यूजर इंटरफेस को एनहेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे, सीएसएस का यूज करें, ताकि हमारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है। तो जैसे अभी आपने देखा है कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। और मैंने जैसे ही इसमें लेआउट्स ऐड किया, मतलब सीएसएस यूज कर दिया, तो ये वेबसाइट हमारी कुछ इस तरीके से दिखने लगी, है ना। देखो इस तरीके से अब जो वेबसाइट है वो प्रॉपर अच्छी दिख रही है मुझे। ठीक है। तो इसका यूजर इंटरफेस हमने और अच्छा बना दिया, है ना। तो ये काम करने के लिए किसका यूज करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे ऊपर भी क्या है, एक हमारे अंदर भी एक स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक लेआउट से ऐड किया गया है ना। और ये लेआउट जितना अच्छा होता है वो उतनी अच्छी स्मार्ट, उतना स्मार्ट दिखता है भैया, है ना। तो वही है यहाँ पर भी, कि जिस वेबसाइट का सीएसएस जितना अच्छा आप ऐड करोगे, वो उतनी ही अच्छी वेबसाइट आपको दिखने वाली है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग क्यों करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं वेब पेज के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। क्या करने के लिए, फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमें वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना है, जैसा कि अभी आपने देखा कुछ टॉगल बटन पे क्लिक कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, डार्क मोड लाइट मोड में चेंज हो रहा था। तो वो हमसे क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। तो यदि किसी भी व्यू एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बनाना है ना, हम चाहें कि वो एक्शन को हम परफॉर्म करें तो वो हमें रिस्पॉन्स दे, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम बिना जावास्क्रिप्ट के कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो हाँ, आंसर है हाँ, आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। जिस तरीके से अगर हमारी बॉडी को पूरा बनाया जाए तो सिर्फ स्ट्रक्चर और लेआउट से बनाया जा सकता है। लेकिन वही सेम बात हो गई कि हम कोई काम करने वाले नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करने वाली है। आपकी वेबसाइट ठीक उसी डमी की तरह होगा जो मॉल में दिखती है आपको। आप किसी भी मॉल में चले जाइए तो वहां पे आपको एक डमी दिखने वाली, जो दिखने में तो हमसे स्मार्ट होता है, अच्छे कपड़े भी हमसे पहने होते हैं, लेकिन उस स्मार्टनेस का हम क्या करें जब वो कोई वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे तो हमसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको अगर हमने खड़ा कर दिया तो वैसे ही वो साल भर खड़े रह जाएंगे भैया। तो ऐसे स्मार्टनेस का हम क्या करें। मतलब सीधी सी बात है कि उसको हम कोई भी एक्शन देंगे या कुछ भी हम कमांड देंगे तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक उसी तरीके से आपकी वेबसाइट भी रहेगी, कि आप उस वेबसाइट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे या कोई भी कमांड उस वेबसाइट को देंगे तो वो वेबसाइट हमें रिस्पॉन्स नहीं देने वाली है। अगर आप चाहते हो कि वे वेबसाइट हमें रिस्पॉन्स दे तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे ईश्वर ने हमारे अंदर क्या किया है, एक ब्रेन लगाया है, और जिसका ब्रेन अगर थोड़ा बहुत कम वर्क करता है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ा क्या है, डाउन है या कम है ना। और जिसका बिल्कुल ही कम हो जाता है, बिल्कुल एकदम लो हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, बिल्कुल वर्क नहीं करती है।
है ना। तो ठीक इस तरीके से, तो जब भी हमें वेब पेज के अंदर फंक्शनलिटी को ऐड करना होगा तो किसका यूज कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये तीन चीजों हमारे जो है मेन टूल से, बिना इनके हम लोग फ्रंट एंड को नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है। चलिए, अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या पढ़ लेते हैं, फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। है ना, फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को पढ़ते हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया। इनका यूज कब करेंगे, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स वेबसाइट हो जाएगा, जब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट आएगी, उस कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को हमें फास्ट तरीके से, है ना, उस कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को फास्ट अगर हमें बिल्ड करना होगा, तो किसका यूज कर लेंगे हम लोग, इन सारे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, आपने देखा। तो अब आइए बात करते हैं एक्चुअल में बैकएंड क्या होता है। देखो बैकएंड एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड, क्या बोलते हैं, सर्वर साइड। तो कहेंगे बैकएंड होता क्या है, तो कहिए वेबसाइट का वह पार्ट जिससे यूजर या क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, बैकएंड कहलाएगा। ठीक है, बिहाइंड द सीन जो भी लॉजिक लगे होते हैं, जैसे क्या करते हो आप, कोई फॉर्म को फिल करते हो ना, आपने सबमिट कर दिया, तो जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट किया है, तो वो डेटा कहाँ पे गई है, किस तरीके से ऐड हुआ है ना, कैसे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या इन सारी चीजों को आप देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। क्या आप डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे हो, नहीं हो रही हो। तो ये सारे पार्ट जितने हैं वो सब क्या है, मेरा बैक एंड है भैया। ठीक है ना। हाँ, जो कनेक्शन डेटाबेस है ना, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग फ्रंट एंड से डेटा को क्या करेक्ट वे में सेंड कर रहे हैं, तो ये जो पूरी जो बिहाइंड द सीन हमारी लॉजिक लगी होती है, वो पूरा किसका पार्ट है, बैक एंड का पार्ट है। इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस कवर कर लेते हैं, जैसे आप देखो, सीधी सी बात है, आइए, अगर आपको बैकएंड पढ़ना है तो बैकएंड को पढ़ने के लिए सिर्फ दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपको बैकएंड पढ़ना है तो बैकएंड को पढ़ने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे जो पहला है वो क्या है, लैंग्वेज है, और जो दूसरा आपके पास चीज है वो क्या है, डेटाबेस है ना। ठीक है, अब लैंग्वेजेस का यूज करते हैं लॉजिक को डिफाइन करने के लिए, और डेटाबेस का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे आप लॉजिक डिफाइन कर रहे हो, मान लो कि हमने क्या किया कि फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब फॉर्म को सबमिट किया है तो हो सकता है नेम के अंदर मैंने ईमेल फिल किया, और ईमेल में क्या फिल किया, मैंने नेम को फिल किया। अब जैसे वो डेटा जाएगा बैकएंड के पास, तो बैकएंड क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा हमारा, उसको वेरीफाई करेगा, क्या क्लाइंट ने डेटा सेंड किया है तो उसको सही सेंड किया कि नहीं, उसको वेरीफाई किया। अब जैसे ही डेटा हमारा गलत निकलेगा तो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा, भैया आपने डेटा जो है वो रॉन्ग हमें दिया है, ठीक है, तो आप कृपया करके सही डेटा दीजिए। तो ये जो हमारा पूरी प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस को अगर हमें डिफाइन करना है, इस लॉजिक को अगर हमें लगाना है, तो इस लॉजिक को लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, लैंग्वेजेस का यूज कर लेंगे। जैसे, है ना, लैंग्वेज जैसे हो गया जावा हो गया, ठीक है, जैसे जेएस हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, है ना, वैसे ही आपने सुना होगा पीएचपी हो गया। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज है। हमें उसी लैंग्वेज से बैकएंड करना चाहिए जिस लैंग्वेज में कमांड हमारी अच्छी हो, जिसमें पकड़ हमारी अच्छी हो। अब जो भी आप लैंग्वेज यूज करोगे, तो हर एक लैंग्वेज के पास खुद का एक फ्रेमवर्क है। जैसे जावा के पास स्प्रिंग बोट है, जेएस के पास नोड जेएस है, पाइथन के पास जैंगो है, इस तरीके से पीएचपी के पास लैरावेल है ना। इन सभी फ्रेमवर्क का यूज करके, तो जिस जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उनका फ्रेमवर्क यूज करके हम पूरी बैकएंड की लॉजिक क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। अब डेटाबेस का क्या करेंगे, जब भी कोई क्लाइंट साइड डेटा को देगा तो उस डेटा को हमें क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ा देंगे भैया। यदि आपको डेटा को स्टोर करना है तो डेटा को स्टोर करने के लिए किसकी नीड पड़ेगी, डेटाबेस को नीड पड़ेगी। उसमें से जैसे पहला हमारा डेटाबेस हो गया मोंगोडीबी हो गया, है ना। दूसरा जो है वो क्या हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है। तीसरा जो हमारा हो गया ओरेकल हो गया, इस तरीके से, है ना। तो इन सब क्या है, डिफरेंट। वैसे पोस्ट ग्रेस हो गया, इस तरीके से, है ना। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे डेटाबेस है, जिसमें से कोई भी एक डेटाबेस लेंगे और उसमें डेटा क्या करेंगे, आसानी से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यदि आपको बैकएंड पढ़ना है, यदि बैकएंड सीखना है, तो बैकएंड को सिर्फ सीखने के लिए दो चीजों की रिक्वायर्ड है, एक लैंग्वेज और एक डेटाबेस। तो इसमें से कोई भी एक डेटाबेस को अगर आप नॉलेज है, या कोई एक लैंग्वेज की नॉलेज, तो इन दोनों से आप पूरी बैकएंड को क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैकएंड। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस ये सब दिया गया है, और यहाँ ये हमारा क्या है, सारे लैंग्वेजेस है और उसका फ्रेमवर्क दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए। अब देखो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होता है, तो फुल स्टैक के अंतर्गत हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आ जाते हैं, इंक्लूड्स हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फुल स्टैक डेवलपर क्या है, देखो फुल स्टैक का मतलब ये है
किसी भी वेबसाइट को कंप्लीटली बिल्ड करना। ठीक है। हाँ, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज को आप क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो वो क्या है, हमारा फुल स्टैक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी गया है एंटायर एप्लीकेशन क्लाइंट प्लस सर्वर प्लस डेटाबेस, पूरा आप काम कर रहे हो, पूरी अपने एप्लीकेशन को ही बिल्ड कर दिया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मर्न स्टैक है, तो मर्न स्टैक हो गया, मेन स्टैक हो गया। तो मर्न क्या मतलब, एम का मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस क्या है, नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, वैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, नोड जेएस हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। इन सभी का यूज करके हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को कंप्लीटली बिल्ड कर देते हैं। वैसे ही आपने पढ़ा होगा मीन, है ना। तो मी एम का मतलब क्या है, मोंगोडीबी, ई का मतलब क्या है, एक्सप्रेस हो गया, ए का मतलब क्या है, एंगुलर जेएस हो गया, एन का मतलब क्या है, नोड जेएस। तो ये भी हमारे क्या है, टेक्नोलॉजी टूल्स है, जो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को कंप्लीटली बिल्ड करते हैं, या तो मर्न स्टैक के थ्रू हम लोग काम करते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने देखा है कि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट के पास तीन कंपोनेंट्स है, पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, तीसरा क्या है, फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड क्या है, वह पार्ट जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वो पार्ट क्या है, मेरा फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या है, वेबसाइट का वह पार्ट जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो पार्ट मेरा क्या है, बैक एंड है। ठीक है। और जो दोनों इंक्लूड कर दिया जाए, तो जो पार्ट बनता है वो हमारा क्या है, फुल स्टैक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो चलिए देखो, अब क्या है, जैसे कि आपने कोई भी फॉर्म फिल करते हो, इनके एक बार हम लोग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि इनका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसा है। तो यदि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लिया है, और उस वेबसाइट में क्या करो, इस तरीके से आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो, और उस फॉर्म को फिल करके जैसे ही आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया है, तो आपने क्या किया है, सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड किया। क्या किया है आपने, सर्वर पे रिक्वेस्ट को सेंड किया है। अब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा, सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। किसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा, सर्वर जो है क्लाइंट साइड को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो और क्लाइंट साइड के अगर उस रिस्पॉन्स को रीड करके, है ना, वेब पेज पे चीजों क्या करता है, रेंडर कर देता है। ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस हमारी होती है बिहाइंड द सीन। ठीक है। तो आपने देखा कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या है, कैसे वर्क कर लेते हैं ना। तो फ्रंट एंड को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड, जो सर्वर है उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्वर साइड। तो हम क्या करते हैं, यहां से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, सर्वर हमें क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। ठीक है। तो यही पूरी प्रोसेस हमारी होती रहती है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने कवर किया है कि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है। तो इन सारी बातों पे चर्चा कर लिया है। अब जो अगला टॉपिक, हम अगला जो वीडियो आने वाली है, वो आने वाली है एचटीएमएल के ऊपर। ठीक है। तो इस कोर्स में हम लोग सबसे पहले एचटीएमएल कवर करने वाले हैं, फिर हो सकता है तो उसके बाद सीएसएस को ना स्टार्ट करके हम लोग किसको स्टार्ट कर दें, जेएस को स्टार्ट कर दें। ठीक है ना। हाँ, तो आपको अगर नीड होगी, सबसे पहले नहीं हमें एचटीएमएल के बाद सीएसएस पढ़ना है, और जैसा भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो हम अपने मन से कुछ नहीं करने वाले हैं, सारा चीज आपके अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। तो आप जैसा बताएंगे हम वैसे ही लेक्चर को लेकर आएंगे। ठीक है। और उसी तरीके से हम इस कोर्स की जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।